Hello my dear students, welcome in this session of English teaching. In this English teaching we are going to study the very first chapter of prose of 12th class, which is prescribed in UP board 12th class, A Girl with a Basket, written by William C. Douglas. William C. Douglas was a judge of the Supreme Court of America. In 1950, the author visited India. During his visit in India, he got chance to travel from New Delhi to Ranikhet. Ranikhet is a hill station in the Himalayas. तो लेखक अपने एक अनुभव को साझा कर रहा है हमसे, और ये उन दिनों की बात है जब भारत पाकिस्तान का पार्टीशन डिक्री हुआ था। आइए शुरू करें। आज हम लोग इस सेशन में समरी सारांश हिंदी में जानने का प्रयास करेंगे। समरी सुन लेने पर चैप्टर इजी हो जाता है, उसको पढ़ना ज़्यादा आसान हो जाता है, इसलिए हिंदी सारांश लेके आए हैं आज के आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो लेखक विलियम सी डगलस अपनी यात्रा न्यू दिल्ली से बरेली तक रेल से ट्रेन से की, और उसके बाद रानीखेत तक के लिए उन्होंने कार लिया। और ये जो ट्रेन थी बड़े धीरे धीरे चल रही थी। द ट्रेन वाज स्लो, और प्रत्येक स्टेशन पर यह ट्रेन रुकती थी। और लेखक कुछ समय जब रुकती थी तो लेखक अपने दरवाजे को झटके से खोल देता था, नीचे प्लेटफार्म पर उतर आता था, टहलता था, और अनेक प्रकार के लोगों से ये भरा खचाखच भरा प्लेटफार्म हुआ करता था। और ये लोग अनेक प्रकार के जो थे, इस सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट, प्रियस, पोर्टर्स, बेगर्स, हाकर्स लोग थे, और अधिकांश लोग नंगे पांव थे। इनके पांव में जूते नहीं थे। सभी लोग ढीले ढाले वस्त्र अर्थात कुर्ता पायजामा पहने थे। जिस मार्ग से ये ट्रेन होके जा रही थी वो मार्ग गंगा नदी के मैदान से होकर गुजर रहा था। ये मैदान धान के पौधों से भरे थे, और गंगा का उफान हजारों एकड़ चावल की जमीन को सींच रहा था। हजारों एकड़ चावल की जमीन को सींच रहा था। इसमें घासें थी, बड़ी बड़ी घासें, मनुष्य के सिर से भी बड़ी बड़ी घासें, और पीपल और पाकर के पेड़ थे, ये पंक्तिबद्ध, बिना उनकी पंक्ति में कोई अवरोध के। और इन जंगलों में घर थे, पाइथन, अजगर और जहरीले सर्प, चीताओं, हाथियों का घर था। लेखक जब और आगे बढ़ा तो देखा कि लोगों के घर जो थे वो मिट्टी के बने थे। मिट्टी में पानी मिलाया गया था, गोबर की लिपाई थी, और उनके नुकीले छत, घरों के नुकीले छप्पर घास के बंडल से छाए गए थे। अब चूंकि लेखक जब भी प्लेटफार्म पर उतरता था तो लोगों से बात करता था, कम से कम 3 से 4 लोगों से बात करता था, तब जाकर कोई एक ऐसा मिलता था जो उससे अंग्रेजी में बात कर सके। लेखक जैसे ही उतरा एक स्टेशन पर, उसके बात करने का जो सिलसिला था वो बाधित हो गया।
एट वन स्टेशन कहता है कि एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड डिस्टर्ब्ड। एक स्टेशन पर उसके लोगों से बात करने का सिलसिला बाधित हो गया। लेखक जैसे ही उतरा, नवयुवक बच्चों का एक समूह उसे चारों तरफ से घेर लिया। वे सब टोकरियां बेच रहे थे, हाथ की बनी हुई टोकरियां, सरकंडे वाली टोकरियां, नरकट वाली, सरपत वाली टोकरियां, और वे सब अपनी अपनी टोकरी को हाथ में ऊंचाई पर उठाए हुए थे। वे कुछ चिल्ला रहे थे, लेखक को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वे हिंदी में चिल्ला रहे थे। लेखक तो अमेरिकन था, लेकिन वो समझ रहा था कि ये चाह क्या रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। लेखक कई टोकरियों, कई बास्केटों, पंखों को खरीदा। अब उन्हीं शरारती बच्चों के बीच में अब ये शरणार्थी बच्चे कौन थे? जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़े थे और भारत आए थे। धार्मिक उन्माद, धार्मिक कट्टरता के डर के कारण वे पाकिस्तान छोड़े। 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़े और भारत आए। कुछ पंक्तियाँ मैं गाया करता हूँ। अब इसके लेखक कौन है मुझे नहीं पता। बंटवारे पर 2 पंक्तियाँ अभी बताने का प्रयास करूँगा कि हमने यह नहीं समझा भारत का बंटवारा होगा, हिंदुस्तान हमारा होगा, एक कवारा न्यारा होगा ना। इस पंक्ति को मैं अक्सर गुनगुनाया करता हूँ। लेखक का मुझे नहीं याद है कि किसने लिखा है, लेकिन मुझे ये पंक्तियाँ बहुत जमती हैं। तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा जब घोषित हो गया तो 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़े भारत आए, और वे उन शरणार्थियों में से एक छोटी सी बालिका थी जिसके बारे में लेखक बताता है। लेखक उस बालिका से बहुत प्रभावित हुआ। लेखक अपने काम के लिए तो 3 से 4 पंखे टोकरियां खरीद लिया था। उसके पास उन्हें रखने के लिए कोई जगह नहीं थी। लेखक उन बच्चों के लिए एक सफल खरीदार था, क्योंकि अमेरिका का था, धनी था। तो उन्हें देखकर उन सभी शरणार्थी बच्चों ने उसे घेर तो लिया था चारों तरफ से, लेकिन जितना खरीद सकता था उतना खरीदा था, और मजबूरी में खरीद लिया तो था, लेकिन और अधिक अब नहीं खरीद सकता था क्योंकि उसके पास अब जगह नहीं थी। उन शरणार्थी बच्चों में एक 9 वर्ष की सुंदर बालिका थी, जिसने बताया भी आपको कि लेखक उससे बहुत प्रभावित हुआ। उसकी इच्छा थी, उस सुंदर बालिका की इच्छा थी कि लेखक उसकी टोकरी को खरीद ले। लेकिन लेखक की और कोई आवश्यकता टोकरी या बास्केट खरीदने या फैंस खरीदने की नहीं थी। लड़की ने मधुर आवाज़ में लेखक से प्रार्थना की, और इस तरह से, इस कदर से प्रार्थना की कि किसी का भी हृदय पिघल जाए। उसकी आंखों में आंसू थे। लेखक ने अपनी उदारता से कुछ सिक्के उसकी टोकरी में रख दिए, दान के रूप में रख दिए। लेकिन उस लड़की ने इस धन को स्वीकार नहीं किया और अपने गौरवशाली हाथों से इस धन को लौटा दिया।
लेखक इस बालिका से अधिक प्रभावित हुआ। अब लेखक के पास और कोई चारा नहीं था। वह समझ चुका था कि उसने कोई अपराध कर दिया है, कोई गलती कर दिया है। क्योंकि लेखक द्वारा दिए गए धन को उसने लौटा दिया था, वह इस तरह के चंदे के धन को, इस तरह के दान के धन को नहीं लेना चाहती थी। वह कमा कर खाने वाली लड़कियों में से एक थी, मेहनती लड़कियों में से एक थी। अब टोकरी खरीदने के अलावा लेखक के पास कोई उपाय नहीं बचा, कोई ऑप्शन नहीं बचा। इसलिए लेखक ने टोकरी खरीद ली, और जब खरीद लिया तो उस बालिका ने उस धन को स्वीकार कर लिया। बालिका ने अपने आंसू पोंछा और चली गई। आत्मसम्मान की भावना ने लेखक को बहुत अधिक प्रभावित किया। उस बालिका की आत्मसम्मान की भावना ने लेखक को बहुत प्रभावित किया। लेखक ने भारत भ्रमण के समय लोगों में आत्मसम्मान एवं नागरिकता की भावना को पाया। उस समय के तात्कालिक प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेखक जब मिला तो बताया कि यही वजह है कि मैं भारत से प्रेम करने लगा। बताया कि लोग जिन्हें मैंने भारत में देखा है, वे चाहे गांव में रहते हों या बड़ी बड़ी ऑफिसों में रहते हैं, सब में अपने राष्ट्र भारत के प्रति सम्मान और स्वतंत्रता की तीव्र उत्कंठा, लालसा है। उन सब के हृदय में भारत के प्रति सम्मान था, और वे सब दयालु उदार हृदय वाले हैं। इस शरणार्थी बालिका की कहानी को लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू से बताया और सुनाया और कहा, यही वजह है कि मैं भारत से प्रेम करने लगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी समरी, बहुत शॉर्ट संक्षेप में, अ गर्ल विथ ए बास्केट की। आशा करता हूँ कि ये आपको पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।